हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएमडी स्टडीज। सो आज का टॉपिक है इन्फेक्शनस डिजीज। इससे पहले मैंने सारा करवा दिया तो वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए इसके सब पॉइंट पे आते हैं। इन्फेक्शनस एजेंट्स हमने पहले पढ़ा है कि एंटायर डाइवर्सिटी जो होती है लिविंग वर्ल्ड में वो फ्यू ग्रुप्स में क्लासिफाइड है, यानी कि उसके कुछ ग्रुप्स बना दिए। ये ग्रुप्स जो है कॉमन करेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में है। जैसे जो डिजीजेस कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें वाइड वेराइटी होती है। कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन में भी कई तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है। कुछ वायरस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगी, कुछ प्रोटोजोआ और कुछ सिंगल सेल्ड एनिमल्स। ठीक है, कुछ डिजीजेस जो होती हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के थ्रू भी होती हैं, जैसे कि वर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग तरह के कीड़ों से भी होती है। देखिए जैसे यहाँ पे पिक्चर ऑफ सार्स वायरस दी हुई है जो कि 2001 से लेकर 2010 के बीच में आया था आई थिंक। तो उसके अंदर ये पिक्चर दी हुई है, ब्लैक कलर का है और यहाँ पे देखिए एरोज हैं कुछ इस तरह के। जैसे देखिए कुछ इस तरह के एरोज बने हुए हैं। तो ये जो है ये उसको मतलब उसको वायरस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वायरस है। तो वो कह रहा है कि क्या होता है कि इसके अंदर कमिंग आउट फ्रॉम एरोज, देखिए एग्जांपल से, ऑफ द सरफेस ऑफ एन इन्फेक्टेड सेल। एक इन्फेक्टेड सेल के सरफेस से ये सारा आ रहा है। ठीक है, देखिए जो वाइट स्केल लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन कि ये 500 नैनोमीटर्स है, यानी कि 1 माइक्रोमीटर का हाफ है और 1000 ऑफ अ मिलीमीटर है। तो ये स्केल लाइन जो हमें आइडिया दे रही है कि कितने छोटे हो सकती हैं चीज़ें। मतलब जो अभी आजकल चल रहा है नया जो आया कोविड, वो भी कितना ज़्यादा छोटा है, मीन्स हमारे बाल है उससे भी छोटा है। तो देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है पिक्चर ऑफ स्टेफिलोकोकोई लोकोकोई। ठीक है, स्टेफिलोकोकोई की पिक्चर है। ये एक बैक्टीरिया जो एक्ने कॉज करता है, जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इसका स्केल जो है इस तरह से शो किया गया है टॉप लेफ्ट में। ये देखिए स्केल दिख रहा है, लंबी लाइन की स्केल है इसका। तो ये क्या है, 5 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग होता है ये। तो आइए सी पार्ट देखते हैं। पिक्चर ऑफ ट्राइपेनोसोमा। ये ट्राइपेनोसोमा एक प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म है जो कि स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्लीपिंग सिकनेस यानी कि ऐसी सिकनेस जो मतलब बार बार जिससे नींद आती है, ऐसी सिकनेस। तो ऑर्गेनिज्म जो है ये सॉसर शेप्ड रेड ब्लड सेल के बिल्कुल नेक्स्ट में है। देखिए ये रेड ब्लड सेल है, सॉसर शेप इसके बिल्कुल नेक्स्ट में है, यानी कि ये है ट्राइपेनोसोमा। ठीक है, तो बट इससे तो हमें आइडिया लग ही सकता है कि इसका स्केल कितना बड़ा हो सकता है। देखिए नेक्स्ट है पिक्चर ऑफ लेशमेनिया। पिक्चर ऑफ लेशमेनिया ये भी एक तरह का प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म है जो कि कालाजार करता है, एक डिजीज़ है। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ओवल शेप होते हैं और इन सब में एक लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे विप नहीं होती मारने वाली छड़ी, ये देखिए जैसे ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, ऐसे इसकी शेप है। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक एरो है जो कि डिवाइड कर रहा है, जबकि दूसरा जो सेल है वो इम्यून सिस्टम का है जो कि लोअर राइट में है। ये देखिए यहाँ पे लोअर राइट में। और आगे देख सकते हैं जो कि 2 whips of has gripped into 2 whips of dividing organism and sending cell processes up to eat up the organism। ये जो है ये 2 में डिवाइड कर रहा है इसे और सेल प्रोसेसेस आगे सेंड कर रहा है ताकि ऑर्गेनिज्म को खाया जा सके। ये इम्यून सेल जो है ये 10 माइक्रोमीटर्स है डायमीटर में। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट है पिक्चर एक अडल्ट वर्म की। इसको हम कहते हैं एस्केरिस लिम्बरकोइड्स। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें कीड़े हैं पेट में, डॉक्टर कहते हैं। तो रूलर जो है नेक्स्ट शो करते हैं कि 4 सेंटीमीटर। देखिए ये रूलर, यही सेंटीमीटर का हम स्केल भी यूज़ करते हैं हर चीज़ को मेजर करने के लिए। तो ये यहीं से बना है कि 4 सेंटीमीटर है, एक आइडिया देने के लिए स्केल का। देखिए ये जो टॉपिक है हमारा पूरा, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि हमें पता ज़रूर होना चाहिए इसके बारे में। तो आइए कुछ कॉमन एग्जांपल लेते हैं डिजीज़ के जो वायरसेस के थ्रू होती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स। ये डिजीज़ जैसे कि टाइफाइड फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, ये जो बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं। बहुत सारी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगी की वजह से होती हैं, जैसे कि प्रोटोजोन माइक्रोब्स जो हैं वो कई तरह की फैमिली डिजीज़ करते हैं, जैसे कि मलेरिया और कालाजार, प्रोटोजोन माइक्रोब्स। ये सारे अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। ऑल ऑफ अस हैव कम अक्रॉस इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शन। हम सबको इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शन हो जाती है, एज वेल एज डिजीज़ जैसे कि टेंसिस, जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ वर्म्स की वजह से होती है, अलग अलग तरह के कीड़ों की वजह से। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दिस कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शनस एजेंट्स। ऐसा ज़रूरी क्यों है कि हम इन कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शनस एजेंट्स के बारे में सोचें। इसका आंसर ये है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं डिसाइड करने में कि किस तरह का ट्रीटमेंट हमें यूज़ करना चाहिए। ये जो मेंबर हैं हर एक ग्रुप के, जैसे चाहे वायरस है, चाहे बैक्टीरिया, चाहे इससे आगे कोई भी है, इसके अंदर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ जो कि सब में कॉमन होती हैं, जैसे कि
जितने भी वायरसेस हैं वो अपना एक होस्ट सेल बना लेते हैं, किनके अंदर रहते हैं, बहुत सारे सेल्स के अंदर, जहाँ लेकिन बैक्टीरिया ऐसा नहीं करते। वायरस, बैक्टीरिया और फंगी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन वर्म्स जो हैं बहुत धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते हैं उनके कंपैरिजन में। तो सारे बैक्टीरिया जो हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, और वायरस के मुकाबले, और उल्टा भी हो सकता है, वायरस हो सकते हैं और बैक्टीरिया नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो बैक्टीरिया ग्रुप में सिमिलर होते हैं, पर वो वायरस ग्रुप उसे शेयर नहीं करते। बैक्टीरिया ग्रुप के लिए हो सकते हैं पर वायरस ग्रुप नहीं शेयर करते, मतलब लाइफ प्रोसेसेस पे अटैक करते ज़रूर हैं पर बैक्टीरिया के साथ शेयर नहीं करते वायरस वाले। एज अ रिज़ल्ट जो ड्रग ब्लॉक करती है किसी भी एक लाइफ प्रोसेस को एक मेंबर ऑफ ग्रुप में, वो इफ़ेक्टिव होती है दूसरे मेंबर्स ऑफ सेम ग्रुप में। मान लो कि वायरस है तो वायरस पे वो काम करेगी हर तरह के वायरस पे, लेकिन अगर वो बैक्टीरिया है तो वो वायरस पे काम नहीं करेगा, जैसे मैंने बता दिया। तो देखिए अब आके एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स ही हैं। सबसे पहला कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। सबसे पहले हमें बायोकेमिकल पाथवेज को ब्लॉक करना होता है जो बैक्टीरिया के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि एंटीबायोटिक्स वायरस पर काम नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उसका मतलब अलग है, वो बैक्टीरिया पे काम करते हैं सिर्फ, और इसी वजह से हम इसकी भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये एंटीबायोटिक्स इसलिए आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है, कोविड चल रहा है, उस पर काम नहीं करता है। जैसे देखिए बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो सेल वॉल बना लेते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को हमारी बॉडी के अंदर। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है ये बैक्टीरियल प्रोसेसेस को ब्लॉक करता है और सेल वॉल को बनने से रोकता है। इसी वजह से ग्रोइंग बैक्टीरिया जो है वो अपने सेल वॉल नहीं बना पाता और मर जाता है। ह्यूमन खुद कभी सेल नहीं बनाता, ह्यूमन के सेल्स कभी खुद सेल वॉल नहीं बनाते, और पेनिसिलिन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता उन पे। पेनिसिलिन जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करती है जो सेल वॉल बनाते हैं। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया पर काम करते हैं और एक दूसरे पर करते हैं, जबकि वायरस जो है वो इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते। इसी वजह से एंटीबायोटिक्स जो है वायरल इन्फेक्शन पर काम नहीं करता। वायरस जो होता है वो मतलब पाथवेज ब्लॉक नहीं करते बॉडी के अंदर, इसलिए एंटीबायोटिक्स उस पर काम नहीं कर सकते। यही रीज़न है कि एंटीबायोटिक्स उस पर काम नहीं करते। मानिए कि अगर हमें कॉमन कोल्ड है तो हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं लेकिन इससे उसकी सिविरिटी या ड्यूरेशन कम नहीं होती। हमें 3-4 दिन के लिए रहना है तो इतने टाइम के लिए वो रहेगा। और लेकिन अगर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हुई है वायरल कोल्ड के साथ तो एंटीबायोटिक्स हेल्प कर सकती हैं। उसके बाद भी एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल पार्ट पर काम करेगी, वायरल इन्फेक्शन पर नहीं। इसलिए एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं वायरस पे, इसलिए हमें उसके लिए वैक्सीन बनानी पड़ती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप खुद पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। इस चैप्टर की कोई भी एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस, यानी कुछ ऑर्गन को टारगेट करते हैं कुछ टिश्यू को। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो डिजीज़ माइक्रोब कॉज करती है, जो कि बॉडी में एंटर होती है अलग अलग मीन्स के थ्रू, ठीक है। मतलब डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स जो होते हैं, जो माइक्रोब्स हैं जो बॉडी में एंटर कर जाते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो ये आए कहाँ से? हमारी बॉडी इतनी लार्ज है माइक्रोब्स के कंपैरिजन में, माइक्रोब्स बहुत छोटे होते हैं। कई तरह के प्लेसेस होते हैं, ऑर्गन होते हैं, टिश्यू होते हैं जहाँ से ये आ सकती है। सारे माइक्रोब क्या सेम टिश्यू और ऑर्गन में जाते हैं या फिर अलग अलग में जाते हैं? तो हर एक स्पीशीज़ ऑफ माइक्रोब जो है वो इवॉल्व होती है, अपना घर बना लेती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, ठीक है, माइक्रोब के अलग अलग स्पीशीज़ की। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि किस तरह से वो पॉइंट ऑफ एंट्री से मतलब कनेक्टेड कैसे है, मतलब पॉइंट ऑफ एंट्री के बारे में पढ़ेंगे कि शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले वो एयर के थ्रू नोज़ में जाती है, फिर वो लंग्स के अंदर जाती है, फिर वो बैक्टीरिया, अगर वो बैक्टीरिया है जैसे ट्यूबरक्लोसिस, फिर वो ट्यूबरक्लोसिस कर देती है। दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और अगर वो जैसे देखिए वो माउथ में एंटर करती है तो हम ये कह सकते हैं कि वो गट लाइनिंग में यानी गले के यहाँ पे रह सकती है और टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया को कर सकती है। और अगर वो लिवर में जाती है तो वो जॉन्डिस कर सकती है यानी पीलिया जिसे कहते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज विल दस डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच दी माइक्रोब टारगेट्स। जो साइन और सिम्टम है ना डिजीज़ के, वो डिपेंड करते हैं उस टिश्यू या ऑर्गन पे जिसे माइक्रोब ने टारगेट किया, यानी कि किस जगह को किया। अगर लंग को किया तो कफ होगी, खांसी होगी, ब्रीथलेसनेस होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। अगर लिवर को किया तो जॉन्डिस हो जाएगा, ब्रेन को किया तो हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगी, फिट्स होगी, अनकॉन्शियसनेस होगी यानी बेहोशी हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। हमें इमेजिन कर सकते हैं कि सिम्टम्स और साइन क्या इन्फेक्शन की, अगर हमें पता चल जाए कि कौन सा टारगेट टिश्यू किस ऑर्गन या टिश्यू को माइक्रोब जो है टारगेट कर रहा है और कौन से फंक्शन वो टिश्यू और ऑर्गन परफॉर्म करते हैं।
In addition to these tissue specific effects of infectious disease, there will be other common effects too. सिर्फ इस टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स के अलावा जो इन्फेक्शनस यानी पर्सन टू पर्सन फैलने वाली बीमारी है, इसके अलावा कुछ कॉमन इफेक्ट्स भी होते हैं. जैसे सबसे ज़्यादा कॉमन इफेक्ट क्या है, इस फैक्टर डिपेंड करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम किस तरीके से इन्फेक्शन को रिस्पॉन्ड करता है. अगर एक्टिव इम्यून सिस्टम है तो वो पहले ही सेल को मार देगा जो अफेक्टेड टिश्यू है, तो वो डिजीज़ कॉलिंग माइक्रोब्स को ख़त्म कर देगा. बहुत सारे सेल जो होते हैं जिससे टिश्यू ने इफेक्ट कर दिया है, ठीक है, डिजीज़ कॉलिंग माइक्रोब्स को, सॉरी मेरा मतलब है जितने भी सेल हैं वो इस काम में लग जाएंगे किस तरह से इस डिजीज़ कॉलिंग माइक्रोब को मारा जाए. तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है. इन्फ्लामेशन क्या होती है, नॉर्मल स्वेलिंग और पेन जिस भी बॉडी पार्ट में हो जाती है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और दर्द होता है, इनर स्वेलिंग आ जाती है. और इसके जनरल इफेक्ट्स क्या होते हैं, फीवर. तो दूसरे केसेस में देखें तो टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड्स टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट्स. अगर टिश्यू स्पेसिफिसिटी इन्फेक्शन है तो इससे बहुत ज़्यादा सीमिंग जर्नल इफेक्ट्स आएंगे, जैसे कि HIV इन्फेक्शन के अंदर वायरस जो इम्यून सिस्टम के अंदर चला जाता है और फिर फंक्शन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है. तो जो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं HIV या एड्स के, इससे क्या होता है कि बॉडी जो है अब छोटी से छोटी इन्फेक्शन को भी फाइट नहीं कर पाती. नॉर्मल सा कोल्ड भी निमोनिया बन सकता है, नॉर्मल सी इन्फेक्शन से भी पस हो सकती है, नॉर्मल से माइनर गट इन्फेक्शन भी डायरिया कर सकती है, जैसे पेट ख़राब हो सकता है, जिससे ब्लड लॉस भी हो सकता है. तो इस तरह की इन्फेक्शन जो है, जो अगर ऐसे पर्सन को ऐसी छोटी मोटी इन्फेक्शन हो जाती है तो भी जो लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं उनकी डेथ हो सकती है. ये भी इम्पॉर्टेंट है रिमेंबर रखना कि सिविरिटी ऑफ डिजीज़ मैनिफेस्टेशन जो है वो नंबर ऑफ़ माइक्रोब्स की बॉडी में कितने हैं उस हिसाब से उसकी सिविरिटी होगी. अगर शुरुआत में ही रोक लिया, वो कहता है कि डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ माइक्रोब्स कितने हैं. अगर बॉडी में बहुत कम है तो डिजीज़ हो सकता है कि नोटिस में भी ना आए, और अगर बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाए. तो इम्यून सिस्टम यानी जान को भी खतरा हो सकता है. इम्यून सिस्टम जो है मेजर फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है कि नंबर ऑफ़ माइक्रोब्स कितने बॉडी में सर्वाइव कर रहे हैं. इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे. सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. मैंने इन्फेक्शनल डिजीज और ऑर्गन स्पेसिफिक टिश्यू मैनिफेस्टेशंस वाला टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर दिया. आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी. और आपको समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल. आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको समझ आ गया तो भी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए. एंड टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.